37 साल 6 महीने मैंने ऑल इंडिया रेडियो में आकाशवाणी में गुजारे हैं। डिफरेंट यूनिट्स में काम किया है, चाहे वो दिल्ली स्टेशन हो, विदेश प्रसारण सेवा हो, कैपिटल स्टेशंस, जोनल स्टेशंस, हर एक पे मैंने काम किया। कौन से बड़े वो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं जो आपके सामने हुए हैं ऑल इंडिया रेडियो में? पहले तो एएम से एफएम आया, फिर एफएम में स्टीरियो आया, स्टीरियो आने के बाद में डिजिटल ब्रॉडकास्ट आया। रेडियो इंडस्ट्री में नई अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही हैं? अपॉर्चुनिटीज कभी भी खत्म नहीं होंगी जहाँ तक रेडियो का सवाल है। धीरे धीरे जैसे जैसे चैलेंजेस आए, हमने लिसनर को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज आती है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कौन से स्किल्स की डिमांड करती है? देखिए, उसके पास अपनी भाषा होनी चाहिए। भाषा के लिए शब्द होना बहुत जरूरी है, और शब्द के साथ उसमें छिपी जो भावना है वो बहुत जरूरी है। किस प्रकार आप देखते हैं ट्रेडिशनल रेडियो का फ्यूचर? आपको लिसनर्स का इन्वॉल्वमेंट लाना पड़ेगा, वो ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा जो लिसनर सुनना चाहता है। कहा जाता है रेडियो सिर्फ सुरों और शब्दों का संगम नहीं, बल्कि हर दिल तक पहुंचने वाली एक कहानी है। नमस्कार, मैं हूं पलक सैनी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस KRMU टाइम्स पॉडकास्ट में। तो आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे रेडियो की दुनिया के बारे में। वो सुना है ना कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, रेडियो का जादू कभी कम नहीं होगा। इसलिए इसे और ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ हैं सर भीम प्रकाश शर्मा, फॉर्मर प्रोग्राम हेड ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली। सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। नमस्कार। तो रेडियो के अंदाज में आप हमें बताइए कि जैसे हमने पहले बात की, आपने बताया कि आप BSc करके फिर आप रेडियो इंडस्ट्री में आए हैं, तो आपका सफ़र कैसा रहा और किस चीज़ ने आपको इस फील्ड में आने के लिए इंस्पायर किया? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर ऑन पेपर क्वालिफिकेशंस देखें तो मैंने BSc बायो ग्रुप यूनिवर्सिटी महाराजास कॉलेज जयपुर से करी, और फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही लॉ करी 1985 में, और 79 की मेरी ग्रेजुएशन है। जो बचपन से मैं स्टेज करता आया, स्टेज में भी ड्रामा, डिबेट और म्यूज़िक, इन 3 से मैं रिलेटेड रहा। तो वो जो था, जिसे कहते हैं कि एक अंदर कुछ था कि ये किया जाए। पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन स्टेज नहीं छोड़ना चाहिए। तो स्टेज में साथ-साथ करता रहा, और पूरी पढ़ाई के दौरान और उसके बाद भी करता रहा। तो वो जो मेरा टैलेंट था, वो मुझे बार-बार कहता था कि तुम पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसका क्या करोगे? तो जैसे ही 1982 के एशियाड गेम्स के लिए वैकेंसीज़ निकली ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की साझा, मैंने इसमें अप्लाई किया, सिलेक्ट हुआ, और शायद मेरी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस देखते हुए मुझसे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में जॉइन करने के लिए मेरे आदेश हुए, और तब 1983 से मेरा सफ़र रेडियो का शुरू हुआ। तो सर, उनमें यादें तो बहुत बनी होगी आपकी, तो उन यादों या अचीवमेंट्स को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो मतलब आपने अभी तक अपने जीवन में, अपनी लाइफ में देखी हैं और बनाई हैं? बहुत कुछ है। हुँ। लगभग 37 साल 6 महीने मैंने ऑल इंडिया रेडियो में आकाशवाणी में गुजारे हैं। डिफरेंट यूनिट्स में काम किया है, चाहे वो दिल्ली स्टेशन हो, विदेश प्रसारण सेवा हो, डायरेक्टरेट हो, पॉलिसी जहाँ पे बनती हैं, फील्ड स्टेशंस हों, लोकल रेडियो स्टेशंस, कैपिटल स्टेशंस, जोनल स्टेशंस, हर एक पे मैंने काम किया। हर एक की अपनी-अपनी चुनौतियाँ होती हैं, अपने-अपने तरीके से समय के साथ उसको पूरा करने का दायित्व मिला। लेकिन जब मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से दिल्ली से 97 में आकाशवाणी झालावाड़ हुआ, उस समय एफ़एम आ चुका था, और ज़्यादातर जो हमारे ट्रांसमीटर्स थे वो मीडियम वेव थे। लोगों के पास जो सेट थे घरों में सुनने के लिए, वो भी मीडियम वेव के ही थे, शॉर्ट वेव के थे। उनमें एफ़एम नहीं होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आकाशवाणी ने जब अपने आप को भी इम्प्रूव किया, तो हमारे जितने भी नए ट्रांसमीटर लग रहे थे या नए स्टेशंस खुल रहे थे, वो सब एफ़एम के थे। अब दिक्कत ये थी कि हम कलाकार को स्टूडियो बुलाते थे, और वो शाम को अपने मीडियम वेव को ट्यून करके वो सुनना चाहता था, और उसको वो सुनाई नहीं देता था। तो मैं वहाँ प्रोग्राम हेड था, तो मैंने स्वतः बिना किसी से कोई परमिशन लिए, रिस्क लेने की शुरू से आदत रही। हमने कहा भी हम टॉकर को
उस समय 450 रुपए फीस के रूप में देते थे, जो भी टॉकर आते थे। बाज़ार में हमने देखा कि 475 रुपए का एफएम और मीडियम वेव बैंड का ट्रांजिस्टर फिलिप्स का मिलता है। तो मैंने झालावाड़ के बाज़ार में जाके बात करी और रेडियो वाले से कहा कि अगर आप इसको 450 का बेचो, तो हम आपकी बिक्री बढ़ा सकते हैं। उसने कहा, साहब कैसे? हमने कहा, हम 450 रुपए टॉकर को देते हैं। हम उससे कहेंगे कि आप ये हमारा चेक अपने अकाउंट में जमा कराएँ और 450 का जो एफएम रेडियो बैंड का रेडियो है, वो फलाँ दुकान से जाके खरीद लें। जो कि हमारे एथिक्स के खिलाफ था कि हम ऐसा करें, लेकिन मजबूरी थी, कुछ कर नहीं सकते थे। हम बोलते थे बाज़ार में जाके, हाँ, आप जाएँ, आपको ये रेडियो सेट एफएम बैंड का 450 में मिलेगा। तीसरे दिन आपका ब्रॉडकास्ट है, आप उसको आराम से सुन सकते हैं। तो जब वो घर पे एफएम चलाता था, तो उसको डिफ़रेंस पता चलता था कि मीडियम वेव एनालॉग ट्रांसमिशन है उसमें और एफएम में क्या अंतर है। और उसके बाद क्योंकि अब उसके पास ट्रांजिस्टर आ गया है, तो वो रेडियो झालावाड़ जो है एफएम पे सुना करता था। उसमें हम दिल्ली से भी प्रोग्राम रिले करते थे और लोकल तो था ही था वो। धीरे-धीरे लोगों को पता चला कि अरे स सा ये लोग चेक भी देते हैं और रेडियो के पैसे भी देते हैं। तो टैलेंट खुद हमारे पास आने लगा और हम उसमें से बेस्ट को छाँट के, तो हमारा कंटेंट इम्प्रूव हुआ, क्वालिटी इम्प्रूव हुई और धीरे-धीरे एफएम लोकप्रिय भी हुआ। तो ये एक चैलेंज था कि कैसे हम समाज के साथ, लिसनर के साथ मिलके टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे लाएँ और उसको बताएँ कि क्या उसके लिए बेहतर है। और धीरे-धीरे सबने एफएम खरीदना शुरू कर दिया। तो इस तरह के चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं और अगर आप घबरा जाते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि भई हम क्या करें, ट्रांसमीटर आप हमारा एफएम है, आपके घर में एएम का ट्रांजिस्टर है, ये तो आप ही को देखना पड़ेगा कि आप कैसे सुन सकते हैं। तो शायद हम इतने पॉपुलर ना हो पाते। जी, तो सर आप इतने सीनियर हैं, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन से बड़े वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुए हैं जो आपके सामने हुए हैं ऑल इंडिया रेडियो में? देखिए, पहले तो एएम से एफएम आया, फिर एफएम में स्टीरियो आया। स्टीरियो आने के बाद में डिजिटल ब्रॉडकास्ट आया, डीआरएम आया और डीआरएम आने के बाद में जैसे-जैसे ये टेक्निकल क्वालिटी इम्प्रूव होती चली गई। बड़ा डिफरेंस क्या था कि एएम के अंदर दूर तक लोग सुन सकते थे। हम आकाशवाणी दिल्ली जो यहाँ ब्रॉडकास्टिंग हाउस से प्ले करते थे, वो हमारे नागरी ट्रांसमीटर से मीडियम वेव, शॉर्ट वेव से जयपुर, अजमेर तक सुनाई दे जाता था। लेकिन जब हम एफएम पे ट्रांसलेट हुए तो पता चला पूरी दिल्ली में ही हमें नहीं सुना जा रहा है, एनसीआर एरिया से बाहर हम जा ही नहीं सकते थे। अब क्या करें? तो वो एक शॉर्टकमिंग थी। तो फिर ये तय हुआ कि भई चलो, हमारे पास जो लिसनर है, हमको तो उसके लिए ब्रॉडकास्ट करना है जहाँ तक वो सुन सकें। वो टेक्निकल बात थी, इसलिए लगातार हमारे एफएम ट्रांसमीटर्स लगते रहे, छोटे-छोटे स्टेशंस खुलते रहे और वो दिल्ली के प्रोग्राम या अपने प्रोग्राम रिले करते रहे, ब्रॉडकास्ट करते रहे एफएम के ऊपर। तो एक कंटिन्यूटी बनी। इसका हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि आकाशवाणी जयपुर से हमने एक जो जयपुर-दिल्ली हाईवे था, उसके दौरान जो हमारे 3 स्टेशंस पड़ते थे, कोटपुतली, अलवर हुँ। और उसके बाद में दिल्ली। हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट किया उसको कि लिसनर अगर हमारा एफएम चैनल लगा ले, तो उसको जयपुर से पता लग जाता था कि कहाँ ट्रैफ़िक जाम है, कहाँ पे ट्रक पलट गया है, कहाँ पे कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई है कि ट्रैफ़िक डाइवर्ट किया जा रहा है या कोई और बात है। तो लगातार हमको जयपुर से और दिल्ली पहुँचने तक आवरली अपडेट हम उसको देते थे ट्रैफ़िक की और वो हमारा इतना सक्सेसफुल रहा कि जो दिल्ली पुलिस ट्रैफ़िक और जयपुर राजस्थान पुलिस ट्रैफ़िक, वो उनके कोऑर्डिनेशन से हमने वो प्रोग्राम किया। तो उनको भी लगा कि हाँ, अगर हम लाइव अपडेट करते हैं, तो उसके बाद में आपने देखा होगा प्राइवेट चैनल्स को भी उन्होंने अलाउ किया कि आप बताएँ, लेकिन उनकी संख्या सीमित थी, वो दिल्ली से बाहर नहीं सुनाई देते थे। तो वो दिल्ली के ट्रैफ़िक के बारे में बात करते थे कि आईटीओ पे जाम है, रेलवे स्टेशन के बाहर जाम है या बस अड्डे के पास जाम लगा हुआ है या आईटीओ पे जाम है या फरीदाबाद के टर्न के ऊपर जाम है। हमारा दिल्ली से बाहर भी था, तो इसलिए हम पॉपुलर भी हुए। जी, तो ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना तो बहुत एक मुश्किल का काम है तो और बहुत ज़रूरी भी होता है। तो ऑल इंडिया रेडियो ने क्वालिटी प्रोग्रामिंग और पॉलिसी एडहेरेंस को किस तरीके से इंश्योर किया?
देखिए रेडियो में क्या है कि सबका काम बटा हुआ है। जो इंजीनियर्स होते हैं, उनका काम टेक्निकल साइड को देखना है। हाँ, उसमें प्रोग्रामर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। हाँ, टेस्टिंग के लिए वो ज़रूर हमारी मदद लेते हैं कि भई ये 3 ऑप्शन हमारे पास हैं माइक्स के, ये 3 ऑप्शन हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर के, या ये 3 ऑप्शन हैं स्टूडियो डिज़ाइन के। आप बताएँ कि आपके लिए सुविधाजनक कौन-सा है? और हम अपनी बात उनसे कहते थे। पर वो बाध्य नहीं थे हमारी बात को, या हमारे जो हम सजेशन दे रहे हैं उसको वो सुन, क्योंकि वो उनकी अपनी प्रॉब्लम होती थी कि भई हम दरवाज़ा इधर से देंगे तो यहाँ ये दिक्कत आएगी, हम ये इसको छोटा कर देंगे तो हमारे को ये दिक्कत आएगी, इसको अगर बड़ा करते हैं तो इतनी हमारे पास स्पेस नहीं है। लेकिन हम अपने इनपुट्स ज़रूर देते थे। उसका फ़ायदा हमें ये होता था कि हमें पता लग जाता था कि इंजीनियर्स जो हैं, अब ऐसा ट्रांसफ़ॉर्म करने वाले हैं। जैसे जब एएम से एफएम की तरफ हम आए, तो बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन के हमें बुलाया गया। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई कि भई ये एफएम ट्रांसमीटर क्या होता है? क्या तो अंतर है दोनों के ट्रांसमिशन के अंदर, और प्रोग्राम कंटेंट में आपको किस तरह का चेंज लाना पड़ेगा। नहीं तो एफएम जो है, उसका जो ब्रॉडकास्ट है वो लोग बाग नहीं सुन पाएँगे, उसका जो अ, एसेंस है वो नहीं आएगा। तो धीरे-धीरे हमने भी उनको कोऑपरेट किया और उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया। जो हम अपनी प्रॉब्लम बताते थे, मुझे याद है रेनोवेशन चला 91 में, जब एफएम ट्रांसमीटर आए, तो हमारी स्टेशन डायरेक्टर थे नौरेन नकवी, और त्यागी जी हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। उनसे कहा कि आप हमें ड्राइंग दिखाओ कि कौन-सा स्टूडियो कहाँ रेनोवेट होगा, उसके बाद उसका दरवाज़ा कौन-सा कहाँ होगा और कहाँ मशीन आप लगाओगे। तो हमने उसको देखा कि भई आपने जो जहाँ से टेप डेक है स्टूडियो की, वो थोड़ी-सी दूर रखी हुई है। तो हमने कहा ये गड़बड़ करेगा, क्योंकि अनाउंसर या तो उसको झुक कर के चलाएगा, या तो वो ऑफ द माइक हो जाएगा। अगर वो माइक के पास रहता है तो पॉज़ आएगा, इसको कैसे स्टार्ट करें? तो उन्होंने उसको थोड़ा-सा आगे लाए पैनल के पास में, माइक के पास में, और फिर फेडर स्टार्ट किया उसको, कि जैसे ही अनाउंसर फेडर देगा, उसको उधर स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अनाउंसर फेडर देगा, वो टेप डेक अपने आप चल जाएगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लीजिए माइक ऑन है हुँ। और टेप डेक चल जाए, तो टेप डेक की आवाज़ और अनाउंसर की आवाज़ साथ जाएगी। तो उन्होंने फिर उसका सॉल्यूशन निकाला कि अगर अनाउंसर का माइक ऑन है, तो टेप डेक की आवाज़ एयर पे तो जाएगी, लेकिन स्टूडियो में सुनाई नहीं देगी। तो सिर्फ़ अनाउंसर की आवाज़ जो है, वो एयर पे जाएगी। अब उसमें प्रॉब्लम ये आई कि अनाउंसर को नहीं पता चलता था कि गलती से मेरे से हाथ लग गया और वो टेप डेक चल गई। क्योंकि वो तो सामने देख कर के बोल रहा है, टेप डेक साइड में है। अब तो ड्यूटी अफ़सर दौड़ के जाता था कि जी आपकी टेप डेक चल रही है, उसको धीरे से फेडर को टाइट करता था, उसको बंद करता था। तो हमने फिर देखा कि हमको स्टूडियो मॉनिटरिंग सुविधा दी जाए, तो उन्होंने हेडफ़ोन में सुविधा दे दी। तो जो प्रेज़ेंटर होता था, वो हेडफ़ोन पे सुन सकता था कि टेप डेक का जो लेवल है, साउंड लेवल वो कितना है, और उसकी आवाज़ का लेवल वो सामने मीटर पे, ऑडियो मीटर पे दिख रहा है। तो वो जब अगर ओवरलैपिंग करनी है, पीछे म्यूज़िक चलाना है और साथ-साथ बातचीत भी करनी है, तो दोनों का सिंक्रोनाइज़ेशन धीरे-धीरे आदत पड़ जाती है कि टेप डेक का लेवल ये रखो और आपके बोलने की आवाज़ ये होनी चाहिए। तो इस तरह से धीरे-धीरे ये इम्प्रूवमेंट हो गया। जैसे ही सब उसमें सहज हो गए, हमारे लिए ये रोज़ का काम हो गया। जैसे अभी बहुत सारे अब तो प्राइवेट एफ़एम भी आ गए हैं, साथ में पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ भी इतनी मिल रही है। फिर भी उसके बाद भी लिसनर्स के एंगेजमेंट को आपने किस तरीके से मेंटेन करके रखा? देखिए, इनिशिएट तो ऑल इंडिया रेडियो से ही होगा। जैसे हम कहें कि अभी एक प्रोग्राम महाकुंभ का चल रहा है, वहाँ भी हमने एक स्पेशल रेडियो सेटअप किया है जो उस एरिये में सुनाई देता है पूरे में, 103 मेगाहर्ट्ज़ पे, एफएम पे। तो सूचना तो वहीं से आती है। बाद में उस पे और प्रोग्राम दूसरे चैनल वाले भी करते हैं। अभी भी जब तक ऑल इंडिया रेडियो पे कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्ट नहीं होती है, उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जाता है। जब तक किसी भी दुनिया का रेडियो नहीं कहे, क्योंकि वो फ़ास्ट है। हमें कुछ नहीं चाहिए, एक माइक चाहिए और उसमें आवाज़ आनी चाहिए, वो आवाज़ सीधी ट्रांसमीटर पे भी जुड़ सकती है। लेकिन अगर वीडियो साथ में जुड़ा हुआ है, तो ऑडियो-वीडियो की मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। ऑडियो पहले आता है, कभी आप ट्राई करें क्रिकेट अभी इंग्लैंड टूर था, अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आप रेडियो की कमेंट्री और सुनें, तो 1 बॉल का डिफ़रेंस मिलेगा।
आपको रेडियो पहले बोल देगा कि बॉल पे चौका लगा है या आउट हुआ है, और आपको टीवी स्क्रीन पे तो लगभग 10-12 सेकंड बाद दिखेगा कि हाँ, ये तो आप रेडियो फास्ट है क्योंकि उसमें सिर्फ साउंड मीडियम है। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, तो आगे तो रेडियो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑथेंटिकेशन भी रेडियो का रहेगा, और बाकी सब उसके अरे ऐसा हो गया, रेडियो में ये अनाउंस हो गया, जैसे अभी इसरो ने मान लीजिए कोई रॉकेट छोड़ा, तो चलते प्रोग्राम को रोक करके हम लोग न्यूज़ में उसको अनाउंस करते हैं कि श्रोताओं, बहुत बहुत बधाई इसरो को कि हमारा जो ये श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च हुआ है वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। और ये इसरो के चेयरमैन ने उसके लॉन्च के बाद कहा। जब तक वो रिकॉर्डिंग आएगी, उसको एडिट करेंगे और वीडियो चलेगा साथ में, उसमें और हमारे ब्रॉडकास्ट ब्रेकिंग न्यूज़ में आधे घंटे का अंतर हो जाता है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो रेडियो ही देगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं है। हाँ, उसके जो बाकी आफ्टर प्रोग्राम्स हैं, हो सकता है वीडियो वाले उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से दिखा दें, क्योंकि हमने हमारा काम कर दिया। जैसे कहते हैं ना, एक चिंगारी लगाने की देर है, तो चिंगारी तो हम ही उसको देते हैं, उसमें जो जितनी फूँक लगाएगा, उतनी तेज़ उसकी आग जलती चली जी। जाएगी। सर आजकल पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए ना नई-नई मतलब बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए रेडियो इंडस्ट्री में नई अपॉर्च्युनिटीज़ क्या आ रही हैं? अपॉर्च्युनिटीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी जहाँ तक रेडियो का सवाल है, क्योंकि पहले केवल एक आरजे या एक अनाउंसर स्टूडियो में बैठा होता था और प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे चैलेंजेस आए, हमने लिसनर को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, और उसमें ये होता था कि हम एक पर्टिकुलर स्पॉट पे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, उसके हाथ में माइक है, वो वहाँ लोगों से बात कर रहा है, रिएक्शन ले रहा है, और वो रिएक्शन लाइव उस प्रोग्राम में जा रहे हैं, रिकॉर्डेड जा रहे हैं। तो लिसनर के पार्टिसिपेशन के साथ-साथ हमारी लिसनरशिप भी बढ़ी और कंटेंट भी हमको रिच मिलने लगा। धीरे-धीरे हमने महसूस किया कि एक ही जगह से बात नहीं होनी चाहिए, एक सा व्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कुंभ मेला है, हम चाहते हैं कि संगम नोज से, फिर शिविर से, और जहाँ पार्किंग है, फिर जहाँ पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक है, साधु संत हैं, अखाड़े हैं, इन सब से भी बात की जाए उसी प्रोग्राम में। तो एक से ज़्यादा हमको लिसनर्स के लिए स्पॉट लगाने पड़े, एक से ज़्यादा आरजेज़ की या कमेंटेटर्स की हमको ज़रूरत पड़ी। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है रेडियो के लिए। पहले एक अनाउंसर स्टूडियो में बैठ के सारा प्रोग्राम कर देता था, या प्रोड्यूसर स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम बनाता था। लेकिन अब वो जब हम स्टूडियो से बाहर निकले और लिसनर्स पार्टिसिपेशन हमने एक जगह से शुरू किया, अब उसको मल्टी स्पॉट्स पे ले गए, तो अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ती चली गई। वहाँ से हमको भी लगा कि अच्छा, हम और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से बात कर सकते हैं। डिफ़रेंट लोग आपके सामने आ रहे हैं, आप उनसे अलग-अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन तो सबसे नहीं पूछ सकते। मान लीजिए आपके 5 स्पॉट हैं, पाँचों से तो आप नहीं पूछोगे, आपने संगम में डुबकी लगा ली क्या? आपको अलग-अलग शब्द में उसको पूछना पड़ेगा, अलग-अलग लहज़े में पूछना पड़ेगा, अलग-अलग मॉड्यूलेशन के साथ उसको पूछना पड़ेगा। तब आपको भी आनंद आएगा, लिसनर को भी आनंद आएगा कि देखो, इसने एक ही सवाल था और उसको कैसे अलग-अलग घाट से, अलग-अलग तरह से, अलग-अलग लोगों से बात करी और पूछा। तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। इसके अलावा भी अगर हम स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो आजकल पॉडकास्ट है, बाद में कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, लोग बाग खुद अपने घर में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देते हैं। आजकल रील बनाने का बड़ा फैशन चला हुआ है। उस रील में भी आपको ऑडियो चाहिए। ऑडियो तभी आएगा जब आपने रेडियो पे किसी तरह का कोई काम किया हुआ है। आपके पास शब्द तभी आएँगे, उनको कैसे प्रेज़ेंट किया जाए ये तभी आता है। तो अपॉर्च्युनिटीज़ जैसे-जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, आपके पास भी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं था, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, पॉडकास्ट है, दूसरे मेथड्स हैं। यूट्यूब पे आप उसको अपलोड कर सकते हो, और कैसा सुना जा रहा है, या आप अब खुद अपनी गलती महसूस कर सकते हो उसमें, जब आप रिपीट ब्रॉडकास्ट उसका सुनते हैं। सुधार की हमेशा गुंजाइश है। बस इतनी सी बात है कि आप नए चैलेंजेस को किस स्पिरिट के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करते हो, तो आप भी नया रास्ता खोजोगे, "तिन खोजे तिन पाइये" है, और आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो सर अपॉर्च्युनिटीज़ तो उन्हीं को मिलेगी जिनके पास स्किल्स होगी, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कौन से स्किल्स की डिमांड करती है? देखिए, उसके पास अपनी भाषा होनी चाहिए। भाषा के लिए शब्द
होना बहुत ज़रूरी है, और शब्द के साथ उसमें छिपी जो भावना है वो बहुत ज़रूरी है। उस भावना के साथ अगर आप उस शब्द को बोलते हैं और प्रेज़ेंट कर पाते हैं सही से उस शब्द विन्यास के साथ और पंक्चुएशन के साथ, मॉड्यूलेशन के साथ, तो आप इम्पैक्ट छोड़ते हैं। और नहीं तो एक सपाट तरीके से, आजकल एआई का ज़माना है, आपने देखा होगा कुछ चैनल्स केवल अभी तक वेदर रिपोर्ट ही ब्रॉडकास्ट करवा रहे हैं उनसे, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा भावनात्मक इनपुट चाहिए नहीं। आपने सीधा बोलना है कि हैदराबाद का ये टेम्परेचर मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, जयपुर का मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, दिल्ली का मैक्सिमम ये, मिनिमम ये। आपने उसको फीड कर दिया और एआई मॉडल जो है उसने उसको अनाउंस कर दिया। लेकिन जब आप दूसरे प्रोग्राम करते हैं तो आपको सेकंड टू सेकंड, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में समय के साथ आपको चलना पड़ता है। आपको 9 बजे प्रोग्राम शुरू करना है और 9:45 पे समाप्त करना है, तो 9:44 और 50 सेकंड्स पे आपका पंक्चुएशन पॉइंट आ जाना चाहिए कि अब आपको ये प्रोग्राम ख़त्म करना है, ताकि क्लोजिंग अनाउंसमेंट जा सके। वो 10 सेकंड वो लेगा। तो ये एआई के साथ थोड़ा मुश्किल काम लगता है, अभी तक के हिसाब से। आगे अगर कुछ चेंज हो जाए तो हो सकता है। और इसी में बात आती है वॉइस मॉड्यूलेशन की। तो वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ होती है या फिर प्रैक्टिसेज़ होती है उसके अंदर? देखिए, मॉड्यूलेशन के लिए ये है कि उस शब्द में वो कहना क्या चाहता है। हम अपने ऑडिशंस में भी एक शब्द को अलग-अलग तरीके से बुलवाते हैं। इधर आना, अरे ओए! इधर आ, आता है कि नहीं आता है? सुन, ज़रा इधर आएगा? अरे सुनो, इधर आओगे? आपसे एक बात पूछनी थी। आप मुझे ये रास्ता बता सकते हो कि ये कहाँ जाएगा? तो आप देखिए, एक ही लाइन है, हाँ। लेकिन इसको अलग-अलग तरीके से, अगर आपके पास कोई बुजुर्ग है, जिससे आप रास्ता पूछ रहे हो तो पूछोगे, अंकल जी मुझे आगे जाना है, आप बता सकते हैं ये रास्ता कहाँ है? कोई जवान लड़का है जिससे आप पूछ रहे हो तो आप दूसरी स्टाइल में पूछोगे, अरे दोस्त ज़रा बताओगे ये रास्ता आगे जाके मुझे इस जगह पे जाना है, मंगलम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो वो आपको बता देगा। कोई बुढ़िया है, आप उसको दूसरे तरीके से बात करोगे, माताजी नमस्ते, कहाँ जा रही हो अकेले? अच्छा, आप यहीं रहती हो तो बता सकती हो मंगलम यूनिवर्सिटी कहाँ है, मुझे वहाँ तक जाना है ना? तो ये डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, कैसा आपके पास शब्द है, कैसा मॉड्यूलेशन है, जैसे मैंने पहले कहा, उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग बाग सोचते हैं कि अरे मैं तो आरजे बन जाऊँगा, मुझे कौन रोकेगा, या तो मेरे पिताजी तोप हैं, या मैं तो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन जब वो माइक पे जाता है, तो उसके शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, जैसे कमेंट्री में हम लोग करते हैं, कमेंट्री के साथ फ्लो होना चाहिए, शब्द विन्यास अच्छा होना चाहिए, मॉड्यूलेशन हो, तो आप कर सकते हैं। और सर जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स और पॉडकास्ट हैं, अभी ये इतने डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसमें ट्रेडिशनल रेडियो को अपनी फ्यूचर किस किस प्रकार आप देखते हैं, ट्रेडिशनल रेडियो का फ्यूचर? देखिए, मिक्सिंग करनी पड़ेगी, आपको लिसनर्स का इन्वॉल्वमेंट लाना पड़ेगा, वो ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा जो लिसनर सुनना चाहता है। आपको खुद से ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि अगर मैं लिसनर हूँ, तो मैं क्या सुनना पसंद करूँगा? तब जाके आप प्रोग्राम प्लानिंग कर सकते हो, उसका कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। जब तक कि आप ये नहीं सोचते केवल इसलिए कि भई मुझे तो कुछ बजाना है और कोई आवाज़ आनी चाहिए, कोई प्रोग्राम जाना चाहिए, आपने वो प्रोग्राम ऑन एयर कर दिया। वो उस दिन के लिए हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से, उस समय के हिसाब से, जैसे शास्त्रीय संगीत है, कोई ऐसी राग है जो देर रात बजनी चाहिए पीलू की, आप उसको सुबह-सुबह अगर चला देंगे, तो जो लिसनर है वो कहेगा इस प्रोड्यूसर को पता ही नहीं है। मैं एक वाकया बताता हूँ, एक्सटर्नल सर्विसेज़ डिवीज़न में उर्दू सर्विस में एक शास्त्रीय संगीत की रिकॉर्डिंग थी खान साहब की, और वो ब्रॉडकास्ट होनी थी सुबह 5 बजे, लेकिन उन्होंने टाइम दिया रिकॉर्डिंग का शाम को 5 बजे का। अब जैसे ही प्रोड्यूसर ने उनसे कहा कि उस्ताद जी भैरवी गानी है, तो उसने प्रोड्यूसर के खींच के थप्पड़ मारा। ला हौल बिल्ला, किसने प्रोड्यूसर बना दिया? शाम को 5 बजे भैरवी कह रहा है। उसको हाथ जोड़ के कहा गया कि महाराज ये जब बजेगा, जब ब्रॉडकास्ट होगा, उस समय सुबह के 5 बज रहे होंगे, इसलिए हम राग भैरवी आपसे रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। आप वो बोले मैं नहीं गा सकता, इस समय शाम का समय है, मैं नहीं गा सकता भैरवी।
तो उनसे 10 मिनट दिए गए, आप अपना मूड बनाएँ। स्टूडियो में वैसा माहौल पैदा किया गया, एक पहले भजन भैरवी पे आधारित गाया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हुई, है ना? फिर जाके उन्होंने वो पक्का शास्त्रीय राग भैरवी पे गाया। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ ये चैलेंजेस भी आते हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती है। बाद में उसको पता चला जब उसने सुबह 5 बजे रेडियो पे सुना कि भई प्रोड्यूसर को मैंने गलत थप्पड़ मार दिया, और आके उसने माफ़ी माँगी। तो अब उस समय म्यूज़िक लाइव जाता था इसीलिए, ताकि आर्टिस्ट अपने मूड में आए। मैंने देखा है रात को 10 से 11 पूरा 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम, ट्यूसडे नाइट कंसर्ट, संडे नाइट कंसर्ट लाइव जाते थे। नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक लाइव जाते थे 9:30 से 11 बजे तक। सुबह 7:30 बजे का संगीत सुर भी लाइव है, 11:10 का प्रोग्राम लाइव है। क्यों? तो माहौल के साथ वो गाते थे। अब जब रिकॉर्डिंग आई तो उन्होंने भी कहा कि वो मज़ा नहीं आता गाने में जो लाइव में आता है। पर ठीक है, वो अब उसको टेक्निकली इम्प्रूव किया गया और लोग पसंद कर रहे हैं। जी। और सर अभी तो पॉडकास्ट का ज़माना है, तो आपके हिसाब से क्या रेडियो और पॉडकास्ट एक साथ एग्ज़िस्ट कर सकते हैं? मतलब इनका कोएग्ज़िस्ट आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। सिक्के के 2 पहलू हैं। आप एक प्रोग्राम रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसी को एडिट करके हुँ। एक लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन के अंदर एज़ ए पॉडकास्ट अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, इंटरनेट पे उसको अपलोड कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लिसनर उस लाइव प्रोग्राम को उस समय नहीं सुन पाया, वो दोबारा उस प्रोग्राम को सुन सकता है। आप भी सुन सकते हो और देख सकते हो कि मेरे प्रोग्राम में लैंग्वेज में क्या कमी थी, कंटेंट में क्या कमी थी, प्रेज़ेंटेशन में क्या कमी थी। तो आप इम्प्रूव की गुंजाइश हमेशा रहती है, आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो उसके अंदर। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो सर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो एस्पायरिंग रेडियो प्रोफ़ेशनल्स हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सोचना पड़ेगा। आपकी जो शक्ति है, रेडियो में ख़ास बात होती है कि जब कमेंटेटर बोलता है कि खुशनुमा मौसम है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, गुलाब, ट्यूलिप और दूसरे फूल खिले हुए हैं, है ना? तो आप इमेजिनेशन बढ़ाते हैं लिसनर की। जबकि टीवी में आपको कुछ नहीं बोलना है, पीछे संतूर या सितार बजा दीजिए और फूलों के ऊपर कैमरा घुमा दीजिए। अब जो देख रहा है, उसकी जो कल्पना है वो वहाँ ख़त्म हो जाएगी। कि अच्छा गुलाब सुबह-सुबह ऐसा महकता है, ऐसा बगीचे में ऐसा लगता है। लेकिन जब आप शब्दों के से उसका चित्रण प्रस्तुत करते हो, तो वो आपकी सोचने की शक्ति बढ़ाता है, और जब सोचने की शक्ति बढ़ती है, तो आप जीवन में कभी भी मात नहीं खाते हैं, हमेशा नया सोचेंगे। पुराने जो इतिहास है, उस पे आप खड़े होते हैं, वर्तमान पे नज़र डालते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो जब तक आप सोचना शुरू नहीं करेंगे, और सोचना कौन-सा? पॉज़िटिव। सोचना कौन-सा? क्रिएटिव। सोचना कौन-सा? कि मैं और बेहतर कैसे करूँ? ये 3 चीज़ जब तक उसमें नहीं मिलाएँगे, साथ-साथ टेक्नोलॉजी को कैसे उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको सब मिला के आप करेंगे, तो वो ब्रॉडकास्ट भी अच्छा होगा, पॉडकास्ट भी अच्छा होगा। कुल मिला के प्रोग्राम अच्छा होगा। तो इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और तो इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, और आई होप आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह और एक्साइटिंग टॉपिक्स के साथ।